हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूँ बोजरा मायास एकेडमी में। तो आज यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है किस चीज़ की। तो यार, कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर हम हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम हिस्ट्री को प्रिपेयर। तो हिस्ट्री प्रिपेयर करने का एक सिंपल सा मेथड होता है कि आप डीप में पढ़िए। देखो यार, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड एनसीईआरटी 11th-12th वो पढ़ रहे हैं एंड ये समझ में आता है उनको कि यार एनसीईआरटी में काफ़ी सारी 11th-12th की एनसीईआरटी है, काफ़ी सरफेस लेवल पे दी गई। तो अगर आप लोगों को ही तरीके से प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जामिनेशन, मान लीजिए आप हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाह रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, और स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज। वो क्या है? कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कशन। जी हाँ दोस्तों, तो एनसीईआरटी का यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम क्लास सिक्स्थ। जी हाँ दोस्तों, क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी, क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जो कि हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं एंड कंप्लीट एनसीईआरटी के वन बाय वन, चैप्टर टू चैप्टर सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होगी। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंटायर कोर्स इज दैट यू विल गेट all the key points, all the information in a package. You will get all the information, all the package, all the key points in a सिंगल पैकेज। तो यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस आप लोगों को मिल जाने वाला है, सभी की सभी जो चीजें हैं आप लोगों के लिए अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजों का। बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन। जो चैप्टर नंबर वन है वो क्या है, पहले तो ये समझ। चैप्टर नंबर वन ऑफ दिस एंटायर सिलेबस जो कि हमारा क्या है, वो क्या है बेटा? कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये है। व्हाट, वेयर, व्हाट कॉमा वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये जो चैप्टर नंबर वन है वो हमें कहता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ। ठीक है, तो ये दिस इज द चैप्टर नंबर वन। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा पीछे जाने से पहले एक थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनिशियंट पास्ट की बात करें तो तीन चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक पिक्चर आई थी 1974 में, पिक्चर का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। क्या? रोटी कपड़ा और मकान। एक बार लिख लेते हैं उसी नाम को। मैंने लिख दिया क्या? रोटी, यहाँ पे लिख दिया कपड़ा, और यहाँ पे मकान। जो मूवी थी, इस मूवी में बताया गया था कि यार 1974 में, 1974-75 में लोगों की क्या स्थिति थी, रोटी कपड़ा और मकान किस तरीके से वो ये चीजें बनाते थे। अब अगर हम चले एनिशियंट इंडिया की बात करें तो यही तीनों चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारे पास एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि क्या पुराने समय के लोग, एनिशियंट इंडिया के लोग खाते थे, क्या वो एट करते थे, क्या वो पहनते थे। यहाँ पे क्लास सिक्स की एनसीईआरटी चल रही है भैया। क्या वो पहनते थे, तो उनकी क्लोथिंग कैसी थी। तीसरी बात, कैसा उनका मकान था, क्या वो सेटल हो गए थे कि नहीं हो गए थे। सेटलमेंट के बारे में बताया गया, के बारे में बताया गया, सेटलमेंट के बारे में बताया गया। तो एनिशियंट इंडिया में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। क्या चीज? क्या वो लोग खाते थे, क्या वो लोग पहनते थे, और क्या उनका सेटलमेंट हो गया था कि इधर उधर भागते थे। ठीक है बेटा, क्लियर। अब ये लोग रहते कहाँ थे, बात को समझते हैं। ये लोग रहते कहाँ थे, इस बात को यहाँ पे समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ वो लोग कहाँ पे रहते थे, एक सेकंड रुको, इस कर लेते हैं। हाँ, काम यहाँ पे बैठ जाएगा। वो लोग रहते कहाँ थे?
तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे मेंशन करूं कि ये तो समझ में आ गया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं वेयर डिड द पीपल लिव, मतलब वो लोग रहते कहाँ थे। सवाल है मेरा, वेयर डिड पीपल लिव, ये सवाल है। इसको समझते ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम लोग यहाँ पे समझे। एक मैप भी अपलोड कर लेते हैं ताकि आगे जाके आपको फायदा होगा। ठीक है ना, होता रहेगा वो। तो अब देखो ये चार पोर्शंस क्या क्या पोर्शन बता रहे हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, नंबर वन, वो कहाँ रहते थे, एक नदी थी जिसका नाम था नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। देखो यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनी पर्सन हु वांट टू सेटल, हु वांट टू लिव, तो उसकी अलग अलग डाइवर्सिटी होगी। मान लो वो एक जगह रह रहा है, दूसरी जगह की अलग डाइवर्सिटी होगी, रहने का तरीका अलग होगा, खाने का तरीका अलग होगा, ये सारी चीजें अलग होगी। नर्मदा के पास जो लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, वो बेसिकली स्किल्ड गैदरर्स थे। कौन थे वो लोग, स्किल्ड गैदरर्स। अब स्किल्ड गैदरर का मतलब क्या होता है यार, उनको पता था कि कौन सी चीज खाने की है, कौन सी चीज नहीं खाने की है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भैया, पुराने टाइम में लोग बाग घूम रहे होंगे और उन्होंने ऐसा फल खा लिया जो जहरीला था। अब जहरीला फल अगर खा लिया तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और उनके साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो स्किल्ड गैदरर्स ऐसे थे, वो थोड़े नॉलेजेबल लोग थे, नर्मदा के पास रहते थे। इनको पता था क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं, पता था क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। क्लियर बात है कि नहीं। यस बेटा, इनको नॉलेज काफी ज्यादा थी। किसकी नॉलेज थी, प्लांट्स की नॉलेज थी। और फूड की नॉलेज थी। प्लांट्स और फूड की इनको काफी ज्यादा नॉलेज थी। अच्छा, ये एक और काम करते थे, दे हंटेड द एनिमल्स, दे हंटेड द एनिमल्स, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों को मार के वो उनका सेवन किया करते थे। जानवरों को मार के का सेवन ये लोग किया करते थे। क्लियर बात है बेटा। यस, जानवरों को मार के उनका सेवन ये लोग करा करते थे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करूं तो आ जाता है सुलेमान और कीर्तन। ये सुलेमान और कीर्तन कहाँ पे थे, तो आज के अफगानिस्तान में ये दो नदियां बहती है, सुलेमान और कीर्तन। ठीक है, आज के अफगानिस्तान में सुलेमान और कीर्तन नदियां बहती है। अब ये लोग क्या करते थे, सबसे बड़ी बात, ये लोग रहते थे कहाँ पे थे, विलेज में रहते थे। मतलब ये लोग जो थे, नर्मदा वाले लोग थे, ये तो वही हंटिंग गैदरिंग करते थे, वही हंटिंग कर ली और गैदरिंग कर ली। ठीक है, तो ये लोग थे सुलेमान और कीर्तन के यहाँ पे जो लोग रहते थे, ये कहाँ रहते थे, ये विलेज में रहते थे बेटा। क्लियर बात है। अच्छा, इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने जो पशु पालन करना शुरू कर दिया था, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। रियरिंग ऑफ एनिमल इन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब पशु का पालन करना शुरू कर दिया था। अच्छा, एक और चीज इन्होंने शुरू कर दी थी, क्या, ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या शुरू कर दिया बेटा, क्रॉप्स को ग्रो करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अच्छा, कौन कौन सी क्रॉप्स को ये ग्रो करते थे, वीट और बार्ले। तब गेहूं और जौ ये ग्रो करना शुरू कर चुके थे, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। तो दो चीज मैंने बताई, नर्मदा के लोग क्या करते थे, सुलेमान और कीर्तन के लोग क्या करते थे, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे कवर करी है। क्लियर बात है। यस, उसके बाद बात करें, यहाँ पर बात कर रहे हैं गारो हिल्स की। गारो हिल्स कहाँ पर है, आज के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में गारो हिल्स पाई जाती है। इंडिया में सबसे पहले जो राइस की खेती हुई थी,
चावल की खेती हुई थी वो इसी पोर्शन में हुई थी। क्या बोला मैंने? राइस की खेती। राइस की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसी पोर्शन में हुई थी, गारो हिल्स में। अच्छा, गारो हिल्स और विंध्याचल, ये दोनों साथ में लिख लो, गारो हिल्स और विंध्याचल। गारो हिल्स और विंध्याचल की जो पहाड़ियां है वहां पर सबसे पहले राइस की खेती हुई थी। ये चार पार्ट्स हो गए हमारे। अच्छा, लास्ट पार्ट है इंडस वैली या इंडस, इंडस वैली या इंडस एरिया, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज मान लो उस नदी की। इंडस वैली या फिर इंडस, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज मान लो। अब यहां पर क्या हो चुका था, बाकी सबका एरिया मैंने बता दिया, यहाँ पे सिटीज फ्लोरिस्ट हो चुकी। सिटीज बनना शुरू हो चुकी थी, सिटीज बनना शुरू हो चुकी थी। और ये आज से करीबन कितने साल पहले की बात है? 4700 ईयर्स अगो सिटीज यहाँ पे फ्लोरिस्ट हो चुकी थी, 4700 ईयर्स अगो पहले। ठीक बात है। इसके बाद में एक और पोर्शन आ जाता है विच वॉज गंगा। यहाँ पर करीब करीब 2700 ईयर्स अगो सिटीज आ गई थी। गंगा 2700 साल पहले सिटीज आ चुकी थी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा एम्पायर या सबसे बड़ा जो राज्य था वो कौन सा बना था? मगध बना था। बिगेस्ट एम्पायर इज मगध एट दैट टाइम। क्लियर बात है? बिगेस्ट एम्पायर वाज मगध एट दैट टाइम बेटा। क्लियर? अब होता क्या था, ऑल्दो ये चारों अलग अलग पार्ट थे लेकिन फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। क्या करते थे? ट्रेवल करते थे। क्यों? क्यों ट्रेवल करते थे? और अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं उससे क्या क्या बदलाव आते थे? तो ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमी चेंज होती है किसी भी जगह की, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। या इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो इकोनॉमी और पॉलिटी का एक तरीके से चोली दामन का साथ है। कैसे? इकोनॉमी और पॉलिटी इस तरीके से कंबाइंड होती है कि यार किसी भी देश की अगर इकोनॉमी बेहतर होगी तो डेफिनेटली उसकी पॉलिटिकल भी वो कंट्री स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जांपल आज यूएसए है, यूएसए हैज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हैज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज के अंदर बहुत सारे तत्व है, रिच है वो कंट्री, रिच है तो उसकी पॉलिटी स्ट्रांग है। ये फिक्स है, हर 4 साल में प्रेसिडेंट का चुनाव होगा नवंबर में, वो होगा ही होगा। उसी तरफ हम बात करते हैं, चलो एक पाकिस्तान की बात करते हैं, भाई वो पॉलिटिकल इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया के 1 रुपए की कीमत पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है। ठीक है ना? तो अगर पॉलिटिकली पॉलिटिकली कोई कंट्री स्ट्रांग नहीं है तो उसकी, सॉरी, इकोनॉमिकली कोई कंट्री स्ट्रांग नहीं है तो उसकी पॉलिटी भी खराब ही रहेगी। का रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि आज तक साल हो गए आजादी के, पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है टेन्योर पूरा करा हो। कि बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों नहीं है? कभी मिलिट्री रूल लग जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। दिस इज द रीजन, क्योंकि उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं। बात समझ में आई? ये तो एक बात हो गई। अब हुआ क्या कि लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगे? माइग्रेट करने। बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, द इकोनॉमी चेंजेस, इट लीड टू चेंज इन द पॉलिटी। एक नोट पॉइंट लिखिए इन सभी चीजों के दौरान, बिकॉज ऑफ द, because of the changing occupation of people, because of the changing occupation of people, because of the changing occupation of people, the economy changes,
the economy changes, it leads to change in the polity of that area. Lead to change in the polity of that area. It leads to change in the polity of that area, due to which the large kingdoms were formed. To which large kingdoms were, to which बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े किंगडम्स बने गए. यस और नो? नाउ दिस इज वन पॉइंट जो कि हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं. अच्छा, एक बार को मैं मैप लोड कर रहा हूँ, उसको देखो जरा. मैप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. अब देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें थी. ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये नर्मदा वाला पोर्शन है जो आप देख पा रहे हैं. ये वाला पोर्शन नर्मदा तापी वाला रिवर पोर्शन. ठीक है, यहां से दो नदियां जा रही है. कौन कौन सी? यहां से दो नदियां जा रही है अफगानिस्तान के अंदर से. कौन कौन सी नदियां? सुलेमान और कीर्तन. कौन सी नदियां है ये? सुलेमान और कीर्तन. सुलेमान और कीर्तन नदियां यहां से जा रही है बेटा. अच्छा, गारो हिल्स. गारो हिल्स कहां पर है बेटा? यहां पर है बेसिकली. तो क्या हिमालय बन गया, तो गारो हिल्स यहां पर है. गारो हिल्स इस जगह पे है. और उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? इंडस. तो इंडस वाला पोर्शन यहाँ पर है, इंडस एंड ट्रिब्यूटरी. इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर है. ठीक है, तो ये चार पोर्शन थे जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया. अच्छा, इसके अलावा कौन सा पोर्शन आ गया? एक गंगेटिक प्लेन आ गया. एक गंगा का प्लेन आ गया. क्लियर बात है? इसमें किसी प्रकार का डाउट और समस्या नहीं है. ठीक है ना? देखो, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द की पॉइंट्स और द नोट पॉइंट फॉर द क्लास 6th हिस्ट्री चैप्टर 1. ओके, similarly this entire course comprises all the key points of entire history. तो सारे के सारे की पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं, तो नॉट नीड टू वरी एट ऑल. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, 6th क्लास के पैकेज को हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं. नाउ स्टार्टिंग, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये तो बन गया, तो पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्या यहाँ पे हुआ है. इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में पीपल स्टार्टेड टू माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट. ये चार पार्ट तो समझ में आ गए. इसके बाद पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट अनदर. पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम one part of subcontinent to other part. बात समझ में आई? पीपल क्या करे? ट्रेवल किया एक पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट से दूसरे पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट में. मतलब मान लो यहां से लेके यहां तक उन्होंने ट्रेवल किया. जब यहां से लेके यहां तक उन्होंने ट्रेवल किया, रास्ते में क्या क्या आया होगा? सोच के देखो यार. कोई पहाड़ आए होंगे, तो मतलब माउंटेन्स आए होंगे. क्या आया है बेटा?
हिल्स आई होगी, हिल्स माउंटेन्स। भाई हो सकता है मरुस्थल आया हो, ठीक है, तो डेजर्ट आया हो गया, डेजर्ट आ गया, डेजर्ट भी आ गया। इसके अलावा क्या आया होगा बेटा? हो सकता है भाई समुंदर आ गए होंगे, नदियां आ गई होगी, नदी, समुंदर, रिवर, सी। अब ऑल्दो यहाँ से यहाँ पे जाने का जो पूरा कारनामा था, ये क्यों किया उन्होंने? भाई अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता, अब वो आगे आगे समझेंगे क्या क्या रीजन थे। हो सकता है कि भाई कोई नया कल्चर सीखने के लिए जा रहा हो सकता है कोई ज्ञानी पुरुष है, वो अपनी चीजें बताने के लिए जा रहा हो कि किस तरीके से तुमको लाइफ झेलनी है या लाइफ जीनी है। हो सकता है कोई खाने की तलाश में जा रहा हो सकता है कोई नौकरी की तलाश में जा रहा हो। कोई नौकरी तलाश में क्यों जाते हैं? मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारी पोस्टिंग, आज तुम दिल्ली में हो, तुम्हारी तुम्हारी पोस्टिंग तमिलनाडु में कर दी, तो नहीं जाओगे क्या? जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पर्पस हो सकते थे किसी भी पर्सन के लिए, जाने के लिए। अच्छा, ये जो पूरी जर्नी थी इधर से लेके इधर तक की, इसमें उसको फायदा क्या हुआ? तो फायदा क्या हुआ समझ में ये आया कि यहां से जो यहाँ पर व्यक्ति गए, ठीक है ना, उनके अंदर डेफिनेटली कल्चरल डिफरेंसेस थे। ऑब्वियस सी बात है यार। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जो व्यक्ति नदी के पास में नहीं रहता, या नदी के पास में नहीं, या समुद्र के पास में नहीं रहता, अगर उसकी हैबिट ज्यादा नहीं होगी मछली खाने की, क्योंकि उसके लिए वो हैबिचुअल चीज नहीं है, क्योंकि नॉर्मली उसको मछली नहीं मिलती है, ठीक है। और जो व्यक्ति समुद्र के पास या नदी के पास रह रहा है, तो उसकी नॉर्मल हैबिट में होगा कि वो फिश खाएगा, नॉर्मल बात है ये। सिमिलरली जब यहां से एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों ने ट्रेवल किया, तो वो अपने साथ साथ कल्चर भी लेके गए, और कल्चर के साथ साथ अपनी जो प्रैक्टिसेस थी वो भी लेके गए, किसकी पूजा करते थे वो भी लेके गए, सारी चीजें क्योंकि उनके साथ ही चल रही थी। क्लियर बात है। अपने फेथ, अपने ट्रेडिशन, बिलीफ ऑल्सो ट्रेवल्ड। तो यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, विथ पीपल देयर फेथ, ट्रेडिशन, फेथ, ट्रेडिशन, कल्चर एंड बिलीफ ऑल्सो ट्रेवल। एंड बिलीफ ऑल्सो ट्रेवल्ड। फेथ, कल्चर एंड बिलीफ ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर बात है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस? इससे फायदा ये हुआ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव या आउटकम्स, के इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चर। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस? इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर। इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हुआ दो लोगों के बीच में, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हुआ दो समुदायों के बीच में, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हुआ दो राज्यों के बीच में। क्लियर है कि नहीं? यस बेटा, परफेक्ट, क्लियर। नाउ अभी जो लोग का मूवमेंट हुआ, पीपल्स मूवमेंट हुआ, वो उससे और क्या क्या फायदे हुए देखो जरा। पीपल्स मूवमेंट, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, एनरिचमेंट मतलब जो भी कल्चर हुआ उसमें बढ़ावा मिला, एनरिचमेंट मिला। नाउ न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑफ स्टोन्स, ये भी उन्होंने सीखा। क्या सीखा बेटा? न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑफ स्टोन्स। क्या मतलब होता है? स्टोन्स की, पत्थरों की गढ़ाई करना, पत्थरों की, स्टोन्स की गढ़ाई करना। और क्या सीखा इन्होंने? म्यूजिक कंपोजिशंस, म्यूजिक कंपोजिशन इन्होंने सीखा बेटा।
और क्या सीखा? फूड। जी हाँ दोस्तों, फूड जो ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है। आप लोगों जानते होंगे मोमोज खाते हो आप लोग। क्या मोमोज नॉर्थ इंडिया की डिश है? वो कौन से ईस्टर्न इंडिया की डिश है? बस वो यहाँ पर आ चुकी है। तो फूड, वैरायटी ऑफ फूड, यहाँ पे इन्होंने एनरिच किया। तो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ द पीपल हु ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या एडवांटेज वो अपने साथ लेकर आए? तो दीज वर द एडवांटेजेस, वाज रिटन इन द एनसीईआरटी क्लास 6th। क्लियर? ओके। तो ये एक पोर्शन था जो हमारा कवर हुआ है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि व्हाई डिड दे मूव, वो मूव क्यों किए उन्होंने? व्हाई डिड दे, सवाल है कि जो लोग थे जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया, उन्होंने ट्रेवल क्यों किया, ये सवाल है। तो इसका बड़ा ही आसान, मतलब एक एक नहीं, बहुत सारे इसके ऑप्शंस है। तो सबसे पहली बात करते हैं किसकी? देखो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन फॉर बेटर लाइवलीहुड, फॉर बेटर लाइवलीहुड। ठीक है ना? लाइवलीहुड का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने अभी पहला एग्जांपल दिया था, मान लो तुम्हारी जॉब लग जाती है, ज्यादा बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हो, उसके बाद तो हमारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर होगा, मजे ही मजे। उस चीज के लिए वो लोग भी डिमांड करते थे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? फॉर बेटर लाइवलीहुड, पॉइंट नंबर 1, फॉर बेटर लाइवलीहुड। इसके अलावा क्या हो सकता है? भाई साहब मान लो कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां पे बाढ़ आ गई, भाई तो मैं क्या वही बैठा रहूंगा? वह तो पानी पानी हो गया होगा ना। ठीक है ना? मैं दूसरी जगह जाऊंगा और दूसरी जगह रहूंगा। ठीक है? इन केस ऑफ फ्लड्स, इन केस ऑफ ड्रॉट्स, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, उसे बोलते हैं टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज। कैसी? फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, फ्लड, ड्रॉट, टू एस्केप द नेचुरल कैलेमिटीज। फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया। क्लियर है? यस बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। नाउ के बाद अगर बात करें, एक और सेक्शन यहां बनता है मेंस का। ये क्या करते थे? ये क्यों जाते थे? मार्चिंग विथ आर्मी टू कॉन्कर द लैंड्स। मार्चिंग विथ आर्मी, कॉन्कर लैंड्स, कॉन्कर लैंड्स, मार्चिंग विथ आर्मी, कॉन्कर लैंड्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन जाते थे बेटा? मर्चेंट्स। इसके बाद कौन जाते थे? मर्चेंट्स जाते थे। मर्चेंट्स क्यों जानते थे? हु? मर्चेंट्स क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? भैया महत्वपूर्ण सामान लेके जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो व्यापार कर सके, सिंपल सी बात है। और बिजनेस कैरी वैल्यूएबल गुड्स, फॉर बिजनेस एंड दे कैरी द वैल्यूएबल गुड्स। इसके बाद एक और प्राणी थे, एक और व्यक्ति थे जो यहाँ पे जाते थे, जो कौन थे बेटा? रिलीजियस टीचर्स।
अब ये रिलीजियस टीचर्स क्यों जाते थे? नॉर्मल सी बात है यार, कोई रिलीजियस टीचर है तो वो एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा और अपना जो ज्ञान है उसको मतलब बाकियों में बांटता हुआ जाएगा, ठीक है ना? तो व्हाट दे डू, दे गिव इंस्ट्रक्शंस अबाउट लाइफ। दे गिव इंस्ट्रक्शंस अबाउट लाइफ, तो जीवन के बारे में वो ज्ञान देते हुए आगे बढ़ते थे, ठीक है बेटा? आगे बात करते हैं। तो दिस इज अबाउट व्हाई द पीपल स्टार्टेड टू मूव। इससे पहले हमने क्या देखा है कि व्हाट आर द 4 प्लेसेस वेयर दे यूज्ड टू लिव, ओके, एंड the process of movement gives them a lot of enrichment in the culture, टोन्स को कार्विंग करने के लिए, म्यूजिक कंपोजिशन और फूड की वैरायटी को एनहेंस करने के लिए। अच्छा, इसके बाद एक और पोर्शन है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि इंडिया का ये मैप है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इंडिया, ये देखिए इधर नीचे से इधर पानी है, पानी है, गल्फ ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन, यहाँ क्या है, पहाड़ है। तो अगर मुझे इंडिया में आना है तो मैं कहाँ से आऊंगा भाई? एक ही रास्ता बचता है, इधर से आऊंगा भाई। इधर से तो आ नहीं सकता, पहाड़ है, इधर से जा नहीं सकता, समंदर है, इधर भी समंदर है, हर जगह समंदर है। तो एक ही रास्ता बचता है, ये वाला रास्ता। जितने भी ग्रीक्स थे और ईरानियन लोग थे, वो जब इंडिया में आए तो उनके लिए क्या हुआ, जो जब वो इंडिया में आए तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता था, ये वाला रास्ता। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी किसी ने आने की कोशिश करी है इस रास्ते से, और इसी वजह से इस रास्ते पे ये वाला जो पोर्शन है, आज की तारीख का पाकिस्तान कह लो तुम, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का एरिया, तो ये वाले पोर्शन में हमेशा ही लड़ाइयाँ हुई, ठीक है? अगर लड़ाइयाँ हुई है, और जब भी जब जब लड़ाई हुई है इन द एंटायर हिस्ट्री, जब जब यहाँ पर लड़ाई हुई है, आप मान लीजिए कि इंडिया में कोई ना कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है, या तो कोई नई डायनेस्टी स्टार्ट हो गई है, या फिर कोई नया बिल्कुल कुल स्टार्ट हो गया है, जहां जब जब वहां उस तरफ से लोग आए हैं, ठीक है? तो एक नोट पॉइंट लिखिए साथ में इसी पॉइंट के ऊपर, नोट पॉइंट, इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस इंडिया, इट वाज डिफिकल्ट टू एंटर इंडिया ड्यू टू ड्यू टू नेचुरल फ्रंटियर्स, ड्यू टू नेचुरल फ्रंटियर मतलब भाई पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, समंदर हो गया, ये हो गए नेचुरल फ्रंटियर्स। बट पीपल क्रॉस दीज फ्रंटियर्स एंड सेटल्ड इन हेयर, बट पीपल एंड सेटल्ड इन हेयर, यहां पे आके वो सेटल हो गए, जिससे क्या हुआ, मिंगलिंग ऑफ द पीपल, मिंगलिंग ऑफ द कल्चर विच प्रोपोगेट मिंगलिंग ऑफ कल्चर, विच प्रोपोगेट मिंगलिंग ऑफ द कल्चर। क्लियर बात? तो ये कहां पर आए, हमारे राज्य में आए, हमारे लैंड में आए। अब अवर लैंड जो है उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, वही बात कर रहे हैं क्लास 6 अवर लैंड की इंफॉर्मेशन। तो अवर लैंड को क्या बोला गया, चल तो ये समझो। तो दो नाम हैं जो कि यहाँ पे हमको प्रोवाइड कराए गए। पहला नाम क्या है, इंडिया। दूसरा नाम क्या है बेटा, भारत। पहला नाम है इंडिया, दूसरा नाम है भारत। अब इंडिया कहां से आया है उसको समझो पहले। तो देखो, जितने भी ईरानियन और ग्रीक लोग थे, वो जब यहाँ पर आ रहे थे तो उनके सामने एक बड़ी सी नदी आई। नदी का नाम क्या था, नदी का नाम था इंडस रिवर। नदी का नाम क्या था, नदी का नाम था इंडस रिवर।
अब इंडस रिवर, उन्होंने क्या बोला कि इंडस रिवर के आगे का जो एरिया है, इंडस रिवर के ईस्ट का जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस, it comes from the word Indus, given by Iranian and Greek people. Given by Iranian and Greek peoples. They called it Hindos. They called Hindos or Indus. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिंडोस। क्लियर? नाउ भारता क्या है? इट इज बेसिकली इट इज अ क्लैन। क्लैन मतलब कबीला था, ठीक है, भरत कबीला, ठीक है। इट वाज अ क्लैन in early Vedic period. एंड इस क्लैन ने बाकी सभी क्लैंस को हरा दिया था, आप ये मान सकते हो, ठीक है। इट वाज मेंशन्ड इन ऋग्वेद, इट वाज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। कहां पे मेंशन है बेटा? ऋग्वेद में मेंशन है, और इसको बताया गया है कि कंट्री की तरह, कंट्री के नाम में लिया गया है, कंट्री की तरह इसको नाम में दिया गया है। तो अवर लैंड के बारे में दो चीज बताई, इंडिया और भारत। भारत में क्या क्या चीजें थी, कहां से नाम आया, किन्होंने नाम दिया, क्या बोला गया था। और भारत और शब्द कहां से आया था, ऋग्वेद से आया है, और अर्ली वैदिक पीरियड में क्लैन का नाम था, ये कबीले का नाम था। क्लियर? अब आते हैं हाउ के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ दे नो, कि कैसे पता चला कि ये हिस्ट्री का पार्ट है। हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो, कैसे पता चला कि भैया ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये तो बता दो। तो हमको क्या क्या चीजें मिली ये समझते हैं। सबसे पहले क्या मिला हमको, देखो, हाउ डू वी नो में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या मिले, मैन्युस्क्रिप्ट्स। सबसे पहले हमको क्या मिला बेटा, मैन्युस्क्रिप्ट मिली। उसके बाद में हमको क्या मिला, उसके बाद में मिला इंस्क्रिप्शंस। के बाद में हमको क्या मिला, इंस्क्रिप्शन। और लास्ट में हमको क्या मिला, आर्कियोलॉजी। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं कि हमको पता कैसे चला कि भैया ये हिस्ट्री थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मेन्यू मतलब क्या होता है। मेन्यू मतलब मैं नहीं, मेन्यू मतलब क्या होता है, मेन्यू मतलब होता है हैंड। और स्क्रिप्ट मतलब होता है जो चीज लिखी हुई हो, विच इज रिटर्न। मेन्यू मतलब होता है हैंड, और इसका मतलब होता है स्क्रिप्ट, मतलब जो चीज लिखी गई हो, विच इज रिटर्न। अब ये लोग लिखते किस पे थे, ये लोग लिखते थे पाम ट्री के ऊपर। पाम ट्री के ऊपर लिखते थे। और किसके ऊपर लिखते थे बेटा, ये लोग लिखते थे बार्क ऑफ ट्री। पाम ट्री के ऊपर लिखते थे और बार्क ऑफ ट्री के ऊपर लिखते थे।
कौन कौन सी लैंग्वेजेस इन्होंने लिखी? लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस लिखी। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा, अब ये समझते हैं क्या लिखा इन्होंने। सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ, क्या लिखा बेटा? रिलीजियस बिलीफ, लाइफ ऑफ अ किंग, मतलब राजा किस तरीके से रहता था ये इन्होंने लिखा। रिलीजियस बिलीफ्स इन्होंने लिखे। और क्या लिखा? साइंस के बारे में लिखा, साइंस के बारे में लिखा। और क्या लिखा? मेडिसिन के बारे में लिखा, आयुर्वेदा। साइंस के बारे में लिखा, मेडिसिन के बारे में लिखा। क्लियर बात है? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इट वॉज रिटन ऑन द हार्ड स्टोन। देखो, रिटन ऑन हार्ड स्टोन और वुड। इस पे लिखा गया था, हार्ड स्टोन के ऊपर या फिर लकड़ी के ऊपर लिखा जाता था। बेसिकली क्या हो जाता था, क्या लिखा जाता था? ऑर्डर ऑफ किंग, राजा का भाई क्या, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये लिखा जाता था यहाँ पे। मान लो कोई राजा कहीं जीत गया तो विक्ट्री, बैटल विक्ट्री के बारे में, के बारे में यहाँ पे लिखा जाता था। क्लियर बात है? यस। इसका एक एग्जांपल है कांधार इंस्क्रिप्शन। जो कि अफगानिस्तान में है। कांधार इंस्क्रिप्शन जो कि अफगानिस्तान में मिला है बेटा। क्लियर? अगली बात करते हैं आर्कियोलॉजी की। अब आर्कियोलॉजी जैसे चीज क्या में क्या मिला हमको? सबसे पहली चीज हमको ये प्रमाण, अच्छा आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले तो ये सब, ठीक है? आर्कियोलॉजी का मतलब, अच्छा, या इंस्क्रिप्शन और ये मैन्युस्क्रिप्ट दोनों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट कहाँ पे लिखा हुआ है और क्या चीजें लिखी हुई है, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है? आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मान लो अभी कोई पुरातत्व विभाग कुछ खुदाई कर रहा है और खुदाई के दौरान उनको कोई चीज मिली है, तो उसके द्वारा भी तो मैं बता सकता हूँ कि यार ये हिस्ट्री का पार्ट था। यस और नो? मान लो मुझे एक ऐसा पत्थर मिला है जिससे ये साबित होता है कि कार्बन डेटिंग करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि भाई इस पत्थर के द्वारा बहुत सालों पहले किसी जानवर को मारा गया था, या किसी जानवर की हड्डियां मुझे मिल जाती है, मुझे ये पता चलता है कि ये जानवर को इस तरीके से मारा गया था। ठीक है बेटा? तो एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चलता है आर्कियोलॉजी के द्वारा। एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चलता है अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजी। ये और किस चीज के बारे में पता चलता है? टूल्स से पता चलता है, टूल्स। टूल्स से हमको पता चलता है कि यार इस तरीके के शस्त्र वो लोग यूज करते थे किसी जानवर को मारने के लिए, कुछ भी काम को करने के लिए। क्लियर? उसके बाद किस क्या चीज से पता चलता है हमको? बिल्डिंग्स, ब्रिक्स। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे बिल्डिंग्स और ब्रिक्स, ईंटें वहां मिली है सालों पहले। कितने साल पहले? 4000 साल से भी ज्यादा साल पहले ईंटें और बिल्डिंग्स वहां पे मिली है हमको। ठीक है ना? मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, काफी सारी अलग अलग जगह। क्लियर है?
तो दिस वाज द एंटायर चैप्टर 1 एनालिसिस फॉर यू इन दिस क्लासरूम. आई रियली होप कि आप लोगों को, जो भी इस बैच को ले रहे हैं या फिर इस बैच को पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाली है. बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो, देन फ्रॉम क्लास 6 to 10th ऑल द कंप्राइज इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्राइज इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी 11 12th में, बट ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है इन दिस एंटायर जो कोर्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको यहाँ पर. क्लियर? अब जाते जाते बिल्कुल खत्म करते करते क्लास 6 की चैप्टर 1 में भी उन्होंने एक को दे दिया कि भैया बताओ ये क्या है. ठीक है, आपने कहीं सुना होगा बहुत बार कि एक होता है एडी और एक होता है बीसी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड बीसी? कई बार लिखा होगा 200 बीसी, 232 एडी. तो व्हाट इज एडी एंड व्हाट इज बीसी? तो बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, and AD stands for Anno Domini. What is BC? भाई ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय इस BC, और इसको हम कह सकते हैं द ईयर ऑफ बॉर्न ऑफ लॉर्ड, द ईयर ऑफ बॉर्न ऑफ लॉर्ड, और ये उससे जन्म के पहले का समय. अच्छा, एडी को एक और चीज बोली जाती है, क्या बोली जाती है? सीई. सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, और इसको बोला जाता है बीसीई, बोले तो बिफोर कॉमन एरा. बिफोर कॉमन एरा, दिस इज कॉमन एरा, दिस इज बिफोर कॉमन. तो गाइज आई थिंक दैट्स इट, एंड आई रियली होप कि ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये कंप्लीट हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर हमने कवर किया है. एंड आई रियली होप दैट इट मेक्स सेंस टू यू एंड ऑल द डिटेल्स हैव बीन कवर्ड हियर. एंड लेट्स सी, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तक के लिए अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.